भरत तिवारी ने यह भी कहा कि मैं इतने चीजें हैं पूरा आप नहीं कर रहे हैं, 15 दिन का समय देता हूँ, अगर 15 दिन में आपने नहीं पूरा किया तो मैं बताऊंगा। हमारे ही क्या बीच के तो निकला ये भरत तिवारी, पूरे देश को हिला दिया और कैसी कैसी बात करके गया कि जो आज तक कभी किसी ने कहा ही नहीं था। कैसी कैसी बात वो नौजवान कह के गया है। शर्म आना चाहिए, इस नेताओं को डूबना चाहिए। भरत तिवारी इसी जाति तंत्र को तोड़ने के लिए वो बात कह रहा है। मैं ब्राह्मण हूँ या मैं जनरल कास्ट का हूँ, ये मत समझो कि मैं केवल जनरल कास्ट का लिए काम करता हूँ, मैं सबके लिए। ये है वो। चीन में प्रधानमंत्री के ने तमाम लोगों को, अपने मंत्रियों को फांसी पे चढ़वा दिया। आपके कोई मंत्री भ्रष्टाचारी हैं? किसी को आपने 14 साल में इतने मंत्री बदले? जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कोई मंत्री भ्रष्टाचारी हुआ ही नहीं, या आप मान सकते हैं? हम और को बात छोड़िए, कोई मंत्री भ्रष्टाचारी है ही नहीं है। जो आदमी आपको सरेंडर कर दिया तो सरेंडर करने वाले आदमी को आप हत्या कर सकते हैं क्या? ये ऐसे लोगों के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हो गए हैं कि एक बहुत जजेस की, वकीलों की, हर जगह टीम बना देंगे, इन्हीं की भाषा से इन्हीं को जवाब देंगे। भरत तिवारी ने एक संदेश दे दिया कि नई आज़ादी हमको लाना है। भरत तिवारी ने जो बात कही, किसी के नेता के मुंह से निकला है क्या अभी तक? नहीं निकला। तो जो उसके मुंह से निकला, उसके लिए नई आज़ादी की आवाज़ उठा के सारे नेताओं को हम बाहर कर दे कि नई लोग आवे, नई व्यवस्था है, नए नौजवान आवे और देश को चलाएं। पुलिस घेरी हुई है, हाथ में रिवॉल्वर लगा हुआ है, रील बनवा रहा है और बाड़ी में जरा भी लड़खड़ाहट नहीं है, शांत है, मुस्कुराहट, सरेंडर भी कर रहा है तो कोई डर नहीं। उसके इनकाउंटर कर देने से भरत तिवारी के ये शांत हो जाएगा मामला। ये इतनी भूल करे ना लोग, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो। शहीद आजम भगत सिंह ने शहादत दिया तो देश आजाद हो गया। भरत भूषण तिवारी ने अपनी कुर्बानी दिया तो देश में कौन सा परिवर्तन आएगा? भोजपुर के भरत भूषण तिवारी ने हथियार उठाया, यह एक प्रकार का अपराध था, ऐसा लोगों का कहना है। जो हथियार उठाएगा, फायर झोंकेगा, उसके लिए थानेदार करेगा क्या, ऐसा भी लोगों का कहना है। और लोगों का यह कहना था कि भरत भूषण तिवारी क्रांतिकारी था, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। क्या शहीद का दर्जा मिलना ही पर्याप्त है? क्या भरत भूषण तिवारी ने क्राइम किया तो मारा गया? ऐसे तमाम बिंदु हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। एक तो भरत भूषण तिवारी, दूसरे हमें भी कई लोग इंटरव्यू में कहे कि ब्रजभूषण तिवारी शहीद हो गए। हमने कहा अरे भैया अभी मैं जिंदा हूँ। तो हमारे साथ हैं श्री चंद्रभूषण पांडे जी, पूर्व न्यायाधीश, भारत परिषद और नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके साथ आज ऐसे ज्वलंत बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सादर प्रणाम। नमस्ते। 3 भूषण हो गए, एक भूषण तो चले गए। और आप भी लगातार जब न्यायिक सेवा में थे तब से 40 साल किताब लिख करके परिवर्तन का सूत्रपात किया। आपने न्यायपालिका पर ही हमला बोल दिया और फिर अधिवक्ताओं ने आपके खिलाफ तमाम जन आंदोलन किए, सुप्रीम कोर्ट तक आप लड़ाई लड़े। तत्पश्चात आपकी सेवाएं काफ़ी थी तो आपने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। तमाम जन आंदोलन नौकरी में रह करके आपने किया। उस समय जब सोच भी नहीं सकते थे लोग कि सेवा में रह करके, वो अभी जुडिशरी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप भरत भूषण तिवारी, मैं तो वहाँ से होकर के भी आया हूँ, देख करके सारी चीज़ें अपने ढंग से अध्ययन किया उसका। तो भरत भूषण तिवारी को किस रूप में देख रहे हैं? अपराधी के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में, और अब शहीद के रूप में? देखिए, मेरे आकलन की बात तो अलग है। भरत भूषण ने खुद ही कहा कि मैं क्रांतिकारी हूँ और मैं क्रांतिकारी समाज के लिए और देश के लिए मैं क्रांतिकारी। मतलब उसने कहा क्रांतिकारी मतलब कि मैं समाज और देश के लिए क्रांतिकारी हूँ। मैं ब्रजभूषण के ही शब्दों को दोहराऊंगा। हम लोग आकलन पूरा देश के लोग ऐसे करना चाहे तो ब्रजभूषण तिवारी का खुद के अपने शब्द है। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है। अगर देखा जाए तो हम भी क्रांतिकारी हैं, आप भी क्रांतिकारी हैं। बहुत सारे हम लोग जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी का मतलब ये होता है कि जो भी व्यवस्था है और जो चल रही है वो अगर उचित व्यवस्था नहीं है तो वो लोग चाहते हैं, क्रांतिकारी लोग, इस व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हो। तो बाकी तो लोग समाज सुधारक हैं, हम लोग आप जैसे लोग समाज सुधारक हो जाते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि बहुत तेजी से सुधार हो, तत्काल आज हम लोग शुरू किया और कल सुधार हो जाए। लेकिन जो क्रांतिकारी होते हैं वो धैर्य उनके अंदर नहीं रहता, आक्रोश रहता है सिस्टम के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ। वो चाहते हैं तुरंत बदलाव हो जाए। जैसे भगत सिंह थे, वो भी क्रांतिकारी थे, उनके साथ ही सभी क्रांतिकारी तो चाहते थे कि हम लोग
गांधी जी क्या करते थे, गांधी सोचते थे कि हम धीरे धीरे लड़के अंग्रेजों के खिलाफ अपना आवाज़ उठाते उठाते हम अपनी उनसे आज़ादी ले लेंगे। ये लोग, इन लोगों के पास सब भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों के पास धैर्य नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब तो या सुभाष चंद्र बोस भी रखे। हाँ, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, जब मारो बांटो उठाओ पलटो, इनको भगाओ यहाँ से, देश को आजाद कराओ। भरत तिवारी भी कुछ इसी यही क्रांति था। ये जो सिस्टम चल रहा है, लोगों का विकास ठीक से नहीं हो रहा है, लोगों को सुविधाएं ठीक से नहीं मिल रही है, जो वादा नेता कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो वो कहा वो उसको जल्दी चाहते। और उस सिस्टम में यहाँ तो छोटा सा कि कार्यक्रम को सिस्टम में बहुत लाइन लगी, तो भरत सिंह क्रांतिकारी एक तरह से कहिए, खुद कहते थे और मैं भी मानता हूँ एक क्रांतिकारी था। अब जो शहीद वाले बात पर जो सवाल उठा रहे हैं, हर क्रांतिकारी जब अपने को बलिदान दे देता है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो वो एक वही शहीद माना जाता है। ये नहीं कि जो देश की आज़ादी की लड़ा वही शहीद हुआ। कोई भी व्यक्ति जो सिस्टम को जल्दी से बदलना चाहता है, व्यवस्था को जल्दी तेजी से बदलना चाहता है, उसके लिए वो बलिदान कर देता है। और वो जो बलिदान जो करने वाला आदमी है, उसी को लोग शहीद कहते हैं। बलिदान का मतलब स्वतः उसने अपने को निछावर कर दिया, त्याग दिया उस उद्देश्य के लिए, तो वो शहीद हुआ। तो एक तरह से आप देखिए कि भरत तिवारी भी आज के नजरिए में, आज की व्यवस्था के खिलाफ वो भी शहीद है। भगत सिंह आज़ादी के लिए अगर आज़ाद कराने के लिए जो लोग क्रांति किए उनके लिए वो शहीद है, तो व्यवस्था को, आज की जो व्यवस्था है, भ्रष्ट व्यवस्था है, सिस्टम को बदलने के लिए अगर आज देश में कोई पहला आदमी सिस्टम को बदलने के लिए कोई क्रांतिकारी निकला और उस क्रांतिकारी ने अपने को बलिदान कर दिया, तो आज का शहीद, आज के इस व्यवस्था में ये शहीद भरत सिंह भी है। तो हर समय के साथ अलग अलग क्रांतिकारी होते हैं, और जो क्रांतिकारी इस तरह से करते हैं, वो जो बलिदान करते हैं उनको हम शहीद करते हैं। तो भरत क्रांतिकारी भी हैं, जब तक भरत तिवारी जिंदा थे तब तक क्रांतिकारी थे, जब उन्होंने अपने प्राण का बलिदान कर दिया तो शहीद हो गए। अच्छा सर, भरत ऐसा भी नहीं कह रहे थे कि हम कह रहे हैं तो यह कानून बनाओ, यह नियम बनाओ, हम जो कह रहे हैं उसी अनुसार करो। उनका तो यही कहना था कि जो आपने कहा है उसको पूरा करिए, और जो संविधान सम्मत है, जो जैसे मौलिक अधिकार है कि उनकी बसावट ठीक से हो, गरिमा के साथ हो, उन्हें आपने ले जाकर के ऐसी जगह फेंक दिया, जो जवनिया गांव के ऐसी जगह फेंक दिया जहां न उनके लिए हैंडपंप है, न पेयजल की सुविधा है, न शौचालय है, खेतों में लोग जा रहे हैं, झोपड़ी भी नहीं बनाया। फिर बरसात आने वाली है, तो इसलिए कहा कि जो आपने कहा उसको जल्दी करिए, और नहीं करते हैं तो हम फिर। देखिए, भरत तिवारी ने केवल, वो तो उस तत्काल वाला कारण है जी, जो कि बसावट वाला कारण जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खाली इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे जी, वो बहुत सालों से लड़ रहे थे ना जी। वो भरत तिवारी जैसे किसी न किसी समस्या को लेके हमेशा लड़ रहे थे जी, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी उनकी बात तो महत्वपूर्ण है कि वो जैसे नेता लोग आते थे, कहते ये अधिकारी आते थे कि यहाँ विकास होना चाहिए, ये विकास होना चाहिए, और उसको भरत तिवारी ध्यान से देखते थे और कहते थे कि भाई ये व्यवस्था होनी चाहिए तो होनी चाहिए। और भी लोगों के जितने भी गांव आसपास की जो भी समस्याएं इस तरह की थी, वो जो सरकारी व्यवस्थाओं को जो से उनका मतलब था कि जो भी सरकारी व्यवस्था बनी है जनता के लाभ के लिए, वो व्यवस्थाएं ठीक ढंग से लागू हों, इसके लिए वो लगातार वो सत्ता से अपनी बात पहुंचाते थे, लोग सब अपनी बात कहते थे, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये एक निरंतर एक प्रक्रिया है ना कि, तो और चाहते थे जरूर हो जी। तो इस प्रक्रिया को आप, जब वो लगे थे इस प्रक्रिया में, तो अब उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ था नहीं जी। तो जब वो लगे रहे और नहीं होता था तो उनको आक्रोश होता था जी। और उस आक्रोश, अब बहुत लोगों को नहीं होता, बहुत लोग अपना हार मान के बैठ जाते आक्रोश होता तो वैसे अरे हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आप देखिएगा कि वो आदमी क्या था, कोई चाहता था कि आज की जो व्यवस्था है ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता था, ये बदलना था। और उसे बदलने के लिए भरत तिवारी बार बार भगत सिंह से नाम भरत तिवारी बार बार इसी करते थे। और जो कुछ उन्होंने किया इसी चीज़ को लेके आगे वो बढ़े। और मैं समझता हूँ कि देखिए, भरत तिवारी के यहाँ फिर जब बलिदान का हो गया तो लाखों लोग गए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और वो श्रद्धांजलि की कतार लगी है, अभी लोग जा रहे हैं। अब मांग क्या कर रहे हैं कि भाई भरत तिवारी को जिन लोगों ने मारा है उनको फांसी हो जाए,
इनकाउंटर नहीं है, ये उन्होंने बलिदान किया है, शहीद है, इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। जी। उनकी मांग है कि यहाँ उनकी मूर्ति लगाया जाए, प्रतिमा लगाया जाए। कि ये भरत तिवारी की ये मांग नहीं थी। जी। भरत तिवारी क्या कहते थे, ये आज के इस वार्ता में मैं आपके साथ जो वार्ता में आप जो कर रहे हैं, देखिए आप इस दिशा में वार्ता करिए कि वो चाहते क्या थे। जी। अगर हम वो जो चाहते थे, अगर हम उसको देश के सामने अगर नहीं रखा जाएगा तो ये तो बहुत कोई, भरत तिवारी ने तो कभी नहीं कहा। जैसे उनके वीडियो से जो उद्धृत है, मैं कुछ अंश प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो महत्वपूर्ण है। मैं क्रांतिकारी हूँ, समाज व देश के लिए हमारी मांग है कि नेताजी जो वादा करें उसे पूरा करें। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात, मैं कहता हूँ इस देश के आज़ादी के बाद इतनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हमारे देश में चल रही है, उस व्यवस्था में आज तक ऐसी बात किसी भी नेता ने और किसी 75 सालों में नहीं कहा किसी ने कहा। और लोकतंत्र के मूल है जी, लोकतंत्र का मूल है जी कि डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में क्या करते हैं जी, हम प्रतिनिधि चुनते हैं जी। और प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? वो आते हैं प्रतिनिधि लोग, वादा करते हैं जनता से कि मैं ये घोषणा पत्र आता है, और घोषणा पत्र पार्टियों का आता है, लोग भी बताते हैं मैं ये करूँगा, मेरे पार्टी का ये घोषणा पत्र। लेकिन कभी भी कहीं से उठा कि ये नेता लोग तुम लोग पूरा करो, ऐसा कहा? और वही लोग जो पूरा नहीं करते हैं बार बार चुन के जाते हैं। जैसे दूसरे की बात छोड़िए, नरेंद्र मोदी जी 14 में आए, तीसरी बार प्रधानमंत्री आए। क्या कभी लोगों ने पूछा कि जो 14 में पहली बार प्रधानमंत्री थे तो कितना वादा किया और कितना पूरा किया? फिर 19 में प्रधानमंत्री आए, कितना पूरा किया, कितना वादा आपने वादा किया, कितना पूरा किया? क्या ये आएंगे अब मान लीजिए जो 29 में चुनाव होगा, बताएंगे कि ये मेरे वादे सारे पूछे, कहीं हिसाब दिया, पूरा किया? बहुत सारे नहीं पूरा किया। और बाकी जो 15 लाख रुपए वाला तुम सब जानते हैं, उनका दिया वो जो जुमला हुआ है, वो जो अमित शाह साहब ने कहा जुमला ही लोकतंत्र का, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? यही सारे इशू उसके वो भी कौन रहा था ना कि भाई नेता लोग जो आते हो हमारे क्षेत्र में आओ, समाज में आओ, आते हो वोट मांगने के लिए आते हो, तो जो वादा कर दो उसको पूरा तो करो। ये आज तक किसी ने कहा? ये असली ये बलिदान इसके लिए भरत तिवारी ने दिया। तिवारी ने बलिदान इसके ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ों के लिए क्या बलिदान दिया। अब ये बताइए, आज ये क्या ये लोकतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए? उसके बाद किस लिए वोट देते हैं भाई? वो वादा भी पूरा नहीं कर रहा, फिर भी आप वोट दे रहे हैं। तो भरत तिवारी जैसा नौजवान तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। और इतने नहीं है, भरत तिवारी ने यह भी कहा कि मैं इतने चीज़ें हैं पूरा आप नहीं कर रहे हैं, 15 दिन का समय देता हूँ, अगर 15 दिन में आपने नहीं पूरा किया तो मैं बताऊँगा। अब ये इतनी बड़ी बात, और उसको आप इस देश के लोगों को इस गहराई से समझना चाहिए। और आज से इस सबसे बड़ी श्रद्धांजलि क्या है उस शहीद के लिए, सबसे बड़े उसके लिए हमारा सम्मान ये होगा कि सारे हर नेता से जब भी इस बार चुनाव में जाएं तो कोई भी नेता, चाहे विधायक के चुनाव या कोई भी छोटा मोटा, पहले पूछे क्या तुम्हारी वादा है और दस्तखत करके दो, इसे पूरा करेंगे, और नहीं तो दूसरी बार चुनाव में नहीं आओ। तब ये सबसे बड़े भरत तिवारी के लिए हम लोग की श्रद्धांजलि होगी और उस शहीद के लिए हमारा नमन होगा। तो सर उनको क्या माना जाए, शहीद माना जाए या फिर क्रांतिकारी? तो मैंने कहा ना, हर क्रांतिकारी जब अपना बलिदान देता है शहीद है। पहले जब जिंदा थे, एक तो सरकार की निगाह में और जनता की निगाह में, सरकार कोई शहीद पद कोई सरकारी पद हो ही नहीं है। शहीद तो जनता, जिसको क्रांतिकारी शब्द भी जनता का नहीं है, ये जनता कहती है कि सरकार का नहीं है, सरकार का नहीं। क्रांतिकारी कोई भी, आप भी क्रांतिकारी है, आप भी क्रांतिकारी है। जिस मामले में हम लोग जल्दी से चाहते हैं कि बदलाव हो जाए, वहाँ क्रांतिकारी हैं। जिस शायद में धीरे धीरे चाहते हैं वहाँ समाज सुधारक है। और जिसमें, और इसके लिए हम लोग अगर बलिदान कर गए तो हम लोग समाज सुधार में लगे रहे। तो अभी बलिदान की नौबत नहीं आए, हो सकता है बलिदान की नौबत आ जाए तो शहीद हो जाएंगे। तो बहुत सारे हाफिज शहीद, बहुत सारे हजारों लाखों लोग शहीद हो जाएंगे जो बलिदान कर रहे हैं। उसने समय के साथ अपने इतना कमिटमेंट था, हम लोग पास उतना कमिटमेंट ना हो, उसके बाद इतना कमिटमेंट रहा कि अपने विचारधारा के लिए वो अपने को बलिदान कर लिया। तो चाहता तो कोई, तो सरेंडर किया ना। और कब जब उन्होंने कह दिया कि ये, उसने कहा कि आप वादा करो कि हमारी मांग लेंगे। और वादा किस बात का था? वादा इसी करा, एक चीज़ का वादा कराया कि जो कहोगे हम लोग जो घोषणा करेंगे उसको मानेंगे। और उन्होंने कहा हाँ तुम्हारा वादा पूरा हुआ, सर ने कर दिया। और जानता था कि ये भी कहा कि हम जानते हैं तुम हमारे छल कर सकते हो, ये जानते हुए
तो तुम लोग मार सकते हो, हमारे साथ छल करो। तो ये कहते हुए कि तुम लोग छल कर सकते हो, तुम लोग हम मालूम है हमको छल कर रहे हैं, देखिए छल करोगे तो हम कोई बात नहीं, भरत सिंह चला जाएगा, देश के लोग लाखों लोग भरत सिंह बन के तैयार हो जाएंगे, ये कह के अंतिम समय में तब उसने कहा। और इन्होंने छल किया, जो आशंका थी उसको पूरा इन्होंने वही करके दिखाया, छल किया, उसको मार दिया। तो आज इसीलिए ये जो छल है जनता के हृदय में पहुंचा है कि पुलिस ने किस तरह छल किया। और देखिए लाखों लोग अभी तो शुरुआत है, लाखों लोग तो वहाँ पहुँचे, और हम आपके माध्यम से देश जब जानेगा कि भरत सिंह तिवारी क्या क्या कह रहा था, क्या क्या कह गया हम लोग के लिए, तो देखिए देश बहुत बड़ी क्रांति अब होगी। देखा जाए तो ऐसे लोगों को प्रशासन अपनी दृष्टि से प्रॉब्लम क्रिएटर कहता है, समस्या पैदा करने वाले लोग हैं, इनको निपटाओ, फर्जी मुकदमे दर्ज करा देंगे, किसी तरह से चुप करा देंगे, अनेक उनके तरीके हैं। लेकिन एक चीज देखा गया है कि कुछ अच्छे लोगों की प्रशंसा भी वो कर रहा है। डीएम का कई बार किया, डीएम का प्रशंसा किया जी, वो कह रहा था कि हमारी जो वो चाहता था व्यवस्था, वो डीएम से वो अपने लिए तो कोई मांगने नहीं गया कि हमारे लिए ये सुविधा दे दीजिए, चाहे वो सुविधा दीजिए, चाहे आपको नौकरी दे दीजिए, चाहे कुछ सुविधा दीजिए। उसने तो अपने बारे में, परिवार के बारे में पूरे कभी किसी वीडियो में तो कुछ कहा ही नहीं। जो कहा कि समाज के लिए, देश के लिए, हमें तो समाज देश। और समाज में क्या वो कहता था, देखिए समाज की भी व्याख्या किया उसने जी, समाज की व्याख्या कि उसने इस तरह किया, ये भी अपने आप में ब्रजभूषण ने बहुत ही आने वाली पीढ़ियों को बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना चाहिए, और देश के नेताओं को समझ लेना चाहिए, पूरा देश समझ चाहिए किस तरह से उसने समाज की व्याख्या की। वो कहता है कि मैं सामान्य जात का हूँ या अगड़ी जात का हूँ, तो ये मत समझो कि मैं केवल अगड़े जात के बारे में चाहता हूँ, मेरा समाज अगड़ों का या सामान्य का भी है, पिछड़ों का भी है और दलितों का भी है, मेरा सब समाज है। उसने समाज की भी व्याख्या कर दी। आज ये लोग देश के नेता जो हैं 75 सालों में बांट दिए हैं, अगड़े पिछड़े दलित, चाहे जैसे जनरल। और अरे जब प्रधानमंत्री सदन में कह रहे हैं कि मैं अति पिछड़ा हूँ, उनको सीखे क्या, तो लोकतंत्र का इससे हास्यास्पद और दुखद पक्ष क्या हो सकता है? आज तक समाज की व्याख्या जो भरत तिवारी ने जो कर दिया, आज तक किसी भी नेता और किसी भी लोगों ने कर, बाकी सारे नेता इस देश के, अब उसको जनरल, ओबीसी और एसटी मैं उनकी भाषा में ही उद्धृत कर रहा हूँ कि यह मत सोचो कि मैं ब्राह्मण हूँ, जनरल कास्ट से आता हूँ, हमारा समाज अगड़े पिछड़े दलित सब हैं। लोग समझ रहे हैं कि हमारी जाति का नेता ही हमारा कल्याण करेगा। अब ये देखिए आज एक चल गया है, एक नई लोकतंत्र में नई राजनीति, ये लोकतंत्र है, जाति तंत्र हो गया। ये लोकतंत्र को इस देश में 75 सालों में लोकतंत्र ने बना दिया जाति तंत्र, लोकतंत्र को जाति तंत्र बना दिया। भरत तिवारी इसी जाति तंत्र को तोड़ने के लिए बात कह रहा है, मैं ब्राह्मण हूँ या मैं जनरल कास्ट का हूँ, ये मत समझो कि मैं केवल जनरल कास्ट का लिए काम करता हूँ, मैं सबके लिए, ये है वो। फिर दूसरी व्याख्या कर दिया जी उसने। फिर देखिए वो लोकतंत्र की सही व्याख्या, पहले हम लोगों ने चर्चा की, ये दूसरी बहुत सही व्याख्या कर दी कि कोई किसी जात का नहीं, लोकतंत्र में हर आदमी हर समाज के लिए काम करेगा, वो है। तो ये कैसी बात वो नौजवान कह के गया है, शर्म आना चाहिए, इस नेताओं को डूबना चाहिए, और इन नेताओं को तो ठोक भाव में देश के नौजवानों को करना चाहिए। इसमें से एक भी नेता को आज तक जो देश में फैलाए हैं, एक भी नेता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जो भरत तिवारी करा, अब इस लाइन में नेताओं को और युवकों को तैयार होना चाहिए। एक अगर देखा जाए तो ग्रामीण युवाओं को संदेश भी भरत तिवारी दे रहे हैं, जो हताश हैं, निराश हैं, जो यह अपने को समझ रहे हैं कि अरे हम कैसे सरवाइव करेंगे, हमको सुनेगा कौन, हम तो ऐसी जगह से हैं जहाँ विद्यालय भी नहीं है, जहाँ सड़कें भी नहीं हैं, जहाँ विकास पहुँचा ही नहीं है। उनको भी भरत तिवारी का अगर देखा जाए तो यह संदेश जा रहा है, यह मत सोचो कि कोई गाँव छोटी जगह है, कोई गांव छोटी जगह है, छोटी जगह गांव नहीं हो सकता। तो अगर गांव से है तो उसकी बुद्धि, क्षमता और उसकी कार्य करने की दक्षता है वह औरों से कम होगी। बुद्धि, क्षमता, डिग्निटी व स्वाभिमान का जागरण करते हुए भरत तिवारी देखे जा रहे हैं। क्या यही तो बातें हैं जो भरत तिवारी कह रहे हैं, जो देश को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, खास करके युवाओं को। आप बताइए, आज हमारे किसी भी गांव में जाइए, आप तो रोज ही गाँव में जाते हैं, कितनी हीन भावना से हमारे नौजवान देते हैं।
हाँ हाँ, हीन भावना से। हाँ हाँ अब उनको ये रहता है कि अब शहर में जाएंगे तो हम समझदार माना जाएंगे, शहर में जाएंगे तो हमारे परिवार के गांव वाले लोग भी हमारी इज्जत करने लगेंगे। कितनी बड़ी बात कहा कि गांव में रहने से या छोटी जगह रहने में तुम्हारी क्षमता का आकलन नहीं हो, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारी बुद्धि, उसने बुद्धि कहा जी, बुद्धि कहा, बुद्धि और क्षमता, जी यही तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जी आप पढ़ लिख लिए तो बुद्धिमान थोड़ी हो जाते हैं। अरे किताब पढ़ लिए, कुछ जहाँ चीज़ें जान गए तो आप ज्ञानी नहीं बन सकते हैं, बुद्धिमान नहीं बन सकते। जी उसने कहा बुद्धि और क्षमता गांव वालों की रहने से कम नहीं हो जाती है छोटी जगह की, और तो साबित कर दिया। ऐसी बड़ी बड़ी बातें, मतलब स्वाभिमान जगाते हुए देखा जा रहा है, और डिग्निटी के साथ गरिमा। और उनको लगे कि हर गांव का बच्चा समझेगा ना, अब हर छोटी जगह की, यार अब हमारे ही के बीच के तो निकला ये भरत तिवारी, पूरे देश को हिला दिया, और कैसी कैसी बात करके गया कि जो आज तक कभी किसी ने कहा ही नहीं था, तो वो साबित भी कर दिया। जी तो ये जो बात है, आप देखिए, ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि इन बातों को, अब भरत तिवारी की बातों को लेकर समाज में जाने के लिए श्रद्धांजलि वगैरह हो चुकी है। अब जिस दिन ये चीज़ें होंगी, उसका भी भरत तिवारी कहा गया कि हम अब जा रहे हैं, हम स्वेच्छा से गए भरत तिवारी, लेकिन हमारे बात तमाम भरत तिवारी, इन्हीं बातों के लिए वो भरत तिवारी चाहते थे कि इन्हीं बातों को लेके हजारों लाखों देश के, यार देखिए असल सही लोकतंत्र को स्वरूप बदल जाएगा। एक और वीडियो देखा जा रहा है जिसमें देशभक्ति की भावना भरत तिवारी के उस वीडियो से प्रस्फुटित हो रही है। बहुत तरह से छोटा हूँ, बहुत तरह से छोटा हूँ, मैं पैसे रुपए से छोटा व गरीब हूँ, किंतु देश के लिए नहीं। फिर कह रहे हैं कि मैं चाहता तो करोड़पति हो जाता, लग्जरी गाड़ियों पर चढ़ता, अवसर मिला था, लेकिन मैंने उस अवसर को स्वीकार नहीं किया, और देश के लिए मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन देश के लिए रही। कितनी बड़ी बात है। सारे युवा, सारे लोग, युवा ही क्या करें जी, हर आदमी दिन रात अपना यही कहते हैं कि भाई मेरे पास कितना पैसा आ जाए, रुपया आ जाए, गाड़ी हो जाए, हाँ जी, और दिन रात यही तो चल रहा है, और मिलता जाए, सारी भोग प्रवृत्तियाँ हो रहा है। उस आदमी को कभी नहीं अवसर भी मिला, उसके अंदर ये भाव नहीं है, उसके अंदर क्या बात है, एक जज्बा था, केवल देश। बार बार भरत तिवारी समाज देश, समाज देश, समाज देश, अपने लोग, सारे लोग समाज देश में सारी व्याख्या। अब ये बताइए, आज इस देश में ये भाव आ जाए हमारे युवकों में, चाहे वो गरीब हो, गांव में हो, यार हम छोटे हैं क्या, हमारे देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज जरूरत इस 75 साल में चाहे इतने नेता आए, इतने प्रधानमंत्री बने, कौन ऐसा जज्बा पैदा कर पाया। ये बात किसी की मुंह से इस तरह का आपने कि एक छो कह रहा कि मैं गरीब हूँ, पैसा नहीं है मेरे पास, अवसर भी मैं छोड़ दिया, बहुत छोटा हूँ, लेकिन बहुत छोटा हूँ, हर तरह से छोटा हूँ, लेकिन देश के लिए मैं छोटा नहीं हूँ, देश के लिए मैं कुछ भी, कोई भी कुर्बानी करता। वाह, ये है भरत तिवारी। मुझे बार बार भरत सिंह का इसलिए नाम आ रहा सिंह का कि भगत सिंह बार बार लग रहा है कि भाई, लेकिन भगत सिंह ने भी यही तो किया, कुछ नहीं था क्या था, तो निकल गए नौजवान सब और करके अपना दिखा दिए, दुनिया हिला के चले गए। वही देखिए, एक समय के भगत सिंह उस समय के थे, देश को आज़ाद कर। आज जो समाज को, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन लोकतंत्र को सही ढंग से स्थापित करने के लिए अगर किसी ने जो कुर्बानी की है वो भरत तिवारी ने की है। और अगर भरत तिवारी की कुर्बानी को अगर हमारे नौजवान और समाज के लोगों ने ठीक से ले लिया तो सही ढंग में लोकतंत्र स्थापित होगा, और नहीं तो लोकतंत्र के तो नेताओं ने धज्जी उड़ा दी है, जातिवाद और ये भ्रष्टाचार फैला के इसको जातिवाद और भ्रष्टाचार में इतने गड्ढे में डाल दिया है कि ये उसी को निकालने के लिए भरत तिवारी आगे आया, और मैं समझता हूँ आएगा, उसका असर पड़ेगा, देखेगा। होता है आज के बाद ही लोग समझ रहे हैं कि असल में भरत तिवारी चाहते क्या थे, लोग मन में आगे ये चाहते थे, तो आज होता है नौजवान आग बबूला हो जाए इसके लिए आगे बढ़े, और वहाँ जाके रील बनाना, प्रचार करना, ये सब अब उसके पीछे न पड़े, बाकी इन चीज़ों के पीछे आगे लेके आगे बढ़े। मतलब जो चाहते थे उसे कैसे पूरा करना है, हाँ, ये उसे आगे कैसे बढ़ाना है, यही सच्चा। एक देखा जाए विकास के साथ चेतावनी भी भरत दे रहे हैं कि जो कहे उसे पूरा करो।
जो कहा है उसे पूरा क्यों नहीं करते? कब तक पूरा करोगे? पूरा करने में कठिनाई क्या आ रही है? और हम उसे पूरा कराएंगे, तुम्हें अभी भी समय दे रहे हैं। ब्रजभूषण जी, ये तो आप उस उम्र में, आप 22-23 साल में आप भी कर चुके हैं जी। आपने तो बड़े बड़े आंदोलन चलाए। आपका आंदोलन का नारा भी था अनुरोध, प्रतिरोध, विरोध जी। पहले भैया कर दो, हाँ जी। फिर वो जाते थे कि भाई प्रतिरोध करते थे, हाँ कि नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे। हाँ। और उसके बाद विरोध जी। अब हम झेलो हमको, जी। धरना प्रदर्शन, ये वो, भूख हड़ताल, ये एक उस समय जो तरीके प्रचलित लोकतंत्र में वो आप करते थे जी। वो ठीक वही बात तो कह रहा है भरत तिवारी जी कि भैया हम तुमसे अनुरोध कर दिया पहले कि अब ये जितने भी विकास के काम का वादा करके गए हो इलाके में, और सबसे बड़ा उदाहरण भी भरत तिवारी दिया है कि किसी मुख्यमंत्री आए थे या हाँ। तो कहा दिया था कि 400 करोड़ रुपया या 4000 करोड़ रुपया विकास के लिए आया, कभी कुछ नहीं हुआ। तो और भी बहुत सारे अभी कहते हुए देखा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री जहां पहुंचेंगे, जहां उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, क्या वही विकास होगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल उठाया कि ये भी भरत तिवारी उठाया कि क्या विकास का मतलब यही है कि जहां आए उद्घाटन करें वही क्षेत्र का विकास होगा, बाकी जो क्षेत्र विकास? ये भी बड़ा भारी ये लोकतंत्र व्यवस्था के है। जनता को लालच दिखाने के लिए जहाँ वोट बैंक है उनका, वहाँ वोट बैंक में गए, इसको उद्घाटन कर दिए। अपने जात की बिरादरी में जहाँ है वहाँ जाकर उद्घाटन कर दिए और पैसा दे दिए, और पैसा देते हैं उसमें कमीशन भी खाते हैं, ये भी एक रास्ता, कमीशन खाने का भी रास्ता है जी। तो अपने जातियों में, अपने क्षेत्र में जहाँ से वोट मिल रहा है, इस पर भी भरत तिवारी कितना बड़ा पटक्ष किया कि भाई ये कौन सा भी ये आप नेता लोग हो गए। तो जो उन्होंने जो प्रतिरोध भी कर दिया कि आप ये गलत सिद्धांत है, आप वादा किए हैं तो प्रतिरोध, और उसके बाद विरोध में, जब विरोध में खड़ा हुआ तो हिल गया। तब जब विरोध में भरत तिवारी खड़ा हो गए तो उसको आप कह रहे हैं कि वो अपराधी था, उसने तो इनकाउंटर कर दिया आपने। तो मतलब अगर अनुरोध, प्रतिरोध और विरोध, अब आपका भी विरोध हुआ है लेकिन अब बच गए आप, लेकिन अब इसका इनकाउंटर कर दिया, आप बच ही गए, मतलब नहीं बहुत मामलों में बहुत बार, लेकिन अब इसका इनकाउंटर कर दिया। तो ये बात जो आप आज से 40-50 साल पहले उठा रहे थे, ये अब वो समझ में आया उस नौजवान को कि भैया आप उससे नहीं काम करेंगे और अग्रेसिव होना पड़ेगा, और जब अग्रेसिव हुआ तो लोग इनकाउंटर कर दिया। अब ये, लेकिन उसके इनकाउंटर कर देने से भरत तिवारी के ये शांत हो जाएगा मामला। ये इतनी भूल करें ना लोग, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो, कोई भी, चाहे भाजपा, सपा, कांग्रेस, या बसपा, फसपा, ये सब जितनी पार्टियां हैं, अब ये वाला मामला जो है भरत तिवारी वाला, अब उस समय जो उठाया था आप लोग, जैसे हम सारे लोगों ने मिलकर जो उठाया था, वो अब मैच्योर हो गया। अब भरत तिवारी के रूप में जो ज्वाला बनी है, जो आग लगी है, ये तो सुलगेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर बलिदान के उद्देश्यों में देखा जाए तो ये सारी चीजें आ गई कि हम समय भी दे रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि भैया कर दीजिए, नहीं सुने तो हमने कहा कि अब कह रहा हूं कर दो, क्योंकि बरसात आने वाली है और ये लोग रहेंगे कहाँ? हैंडपंप लगाया हुआ कीचड़ वाला पानी दे रहा है, शौचालय नहीं है, कोई मौलिक सुविधाएं नहीं है जिन पर इनका अधिकार है, और आपने कहा था कर नहीं रहे हो। तो अगर बलिदान के उद्देश्यों पर देखा जाए तो राष्ट्र, समाज, विकास एवं देश की सुरक्षा के लिए हमें कुछ भी करना हो तो हम समर्पित हैं, मैं बलिदान करूंगा। लेकिन इतने मामलों में भी कभी घर का नाम नहीं लिया, केवल यही कहा कि मैं गरीब हूं, ब्राह्मण हूं, लेकिन समर्पित सबके लिए हूं। घर का कभी कोई नाम नहीं लिया। बलिदान के साथ कभी पहले एक बार भी वीडियो में नहीं देखा गया कि अगर मैं न रहूं, या तो कह रहे हैं कि हम, हो सकता है कि हमारे साथ ये लोग करें, छल छद्म करें, हमें मारा जा सकता है, लेकिन हमारे माता पिता का ध्यान रखना, हमारा एक भाई है, एक बहन है, कहाँ जाएंगे लोग, हमारे पर बड़ा विश्वास है, मम्मी हमें क्षमा करना, पिताजी हमें, मैं आपके बूढ़े समय में काम नहीं आ पाया, यह तो कहीं नहीं देखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल इसी अवसर पर मुझे भगत सिंह की याद आ रही है जी। भगत सिंह को जब जेल में बंद किया गया जी, और उनको सजा हो गई, फांसी की सजा हो गई, तो उनकी माँ जेल में मिलने गई जी। तो अच्छा, उस समय देश के सारे लोग, यहाँ तक कि आपको गांधी जी को भी लोगों ने कहा कि भाई गांधी जी, आप वायसराय से कहिए
कि भगत सिंह को माफ कर दें, जी आजीवन कारावास में उनका हाँ परिवर्तित कर दें। बस फांसी ना हो। जी माँ गई, माँ का दिल तो माँ का होता है। जैसे भरत तिवारी की माँ है, हाँ जी, वो भी रो रही है। जी, जी। तो माँ का तो आप हर माँ का, दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है कि हर माँ कहे कि भैया क्रांतिकारी मत बनो, शहीद मत बनो। तो माँ का हृदय तो दूसरा होता है भाई, उसके तो हृदय का टुकड़ा होता है उसका बेटा। जी तो माँ के हृदय के तो टुकड़े बेटे होते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि बेटा मेरे हाथ से जी खुशहाल हो। तो चाहे शहीद की माँ हो, चाहे गरीब की माँ हो, चाहे अमीर की माँ, माँ माँ ही होती है। हाँ माँ उसका दर्जा अलग है, बहुत महान दर्जा है। जी, जी। हाँ। तो उनकी भी माँ भाई गई, भगत सिंह की भी माँ। जी। तो कहा बेटा ये दस्तखत कर दो। दस्तखत में क्या था वो कि माफी मांगना, माफी, हाँ। मामा। उन्होंने बेटा है, कहा माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तो चाहती नहीं होगा क्या कि मैं देश का बेटा हो जाऊँ। हाँ? जी तो अब माँ अब इतना बात उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा हूँ, क्या चाहती नहीं हो कि मैं देश का बेटा हो जाऊँ। फिर माँ ने कहा नहीं बेटा तुम देश के बेटे हो। तो आज कभी भी पूरे इसके जितने भी रील अभी तक आए हैं, वीडियो आए हैं, भरत तिवारी की एक जगह भी मैं मेरे लिए अपने लिए कभी कुछ कह रहा है क्या? कहीं माँ के लिए, परिवार के, कहीं कुछ नहीं। अच्छा हमेशा ऐसा समाज और देश के लिए। ऐसा बच्चे जो कहते हैं, जो लोग भी करते हैं, बच्चे क्या और लोग भी, कि हमें क्षमा करना और यह हुआ, क्या वह डिप्रेशन, क्या वह भी क्रांतिकारी में आएंगे या फिर डिप्रेशन के शिकार नहीं, होंगे? वो बच्चे जो कहते हैं वो तो डिप्रेशन में कहते हैं। देखिए आप भरत, या तो कहीं से आप डिप्रेशन नहीं भरत दिख रहा तिवारी का भाव भंगिमा देखिए। जी देखिए उस भाव भंगिमा को सारे देश के हमारे नौजवानों को देखना चाहिए। पुलिस घेरी हुई है, हाथ में रिवॉल्वर लगा हुआ है, रील बनवा रहा है, और बाड़ी में जरा भी लड़खड़ाहट नहीं है, शांत है, मुस्कुराहट भी है, हंसना भी है। सरेंडर भी कर रहा है तो कोई डर नहीं। सरेंडर उस स्टाइल से करता है, कोई क्या सरेंडर भी करने में कोई चेहरे पर कोई सिकन नहीं। तो वो तो वीर है ना, वीर हो जाता है। और उसकी जो वीरता है, देखिए एक बात उसने बहुत बड़ी की, उसको भी समझ लेना चाहिए, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो। जी उसने एक बात बहुत अच्छी की, उसने कहा कि देखिए भगत सिंह केवल एक ही बार नहीं पैदा होते हैं, जी भगत सिंह हमेशा पैदा होते हैं। उस समय के भगत सिंह वो पैदा हुए, चंद्रशेखर आजाद एक ही बार नहीं पैदा होते हैं, जी समय के हिसाब से। पर और यही भगवान कृष्ण भी कहते थे, जब भी हो ये धर्म की हानि, हाँ, भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं। जी कहा मैं भी उसी श्रृंखला, अपने खुद कह रहा है कि मैं भी उसी क्रम हूँ, मतलब भगत सिंह मैं नहीं हूँ, चंद्रशेखर आजाद नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही क्रांतिकारियों का क्रम में हूँ। अभी तो कहता है कि क्रांतिकारी का क्या काम है, क्रांतिकारी का गोली खाना और गोली खिलाना। मतलब अगर नहीं मानोगे, व्यवस्था को नहीं बदलोगे, तो उसकी शान है। वो तो कहता गोली क्रांतिकारियों की शान है। जी तो गोली क्रांतिकारियों की शान है, माला है भी गोली खाना, और वो माला है हम लोग ये गोली खाना। और तो अब चेहरे पर तो ये जो बच्चे हैं आजकल, उन सब मतलब मेरी बहुत अनुरोध है कि क्यों जान दे रहे हो। अगर जान देना है, चाहे इम्तहान में फेल हो जा रहा है, चाहे नौकरी नहीं मिल रही है, चाहे पत्नी से झगड़ा है, चाहे पति से झगड़ा है, ये तमाम जितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, वो तुम लोग वो भरत तिवारी जैसा बनो। और भरत तिवारी जैसा कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, सबसे गरीब हूँ, तो तुम लोग सारी देश के लिए नहीं गरीब, तुम लोग देश, तुम सारे बच्चे ऐसे जो इस तरह से डिप्रेशन में सुसाइड कर रहे हैं, पत्नियां सुसाइड कर रही हैं, भैया तुम लोग तुम्हारी इस तरह समझ लो कि तुम्हारे लिए मुश्किलें बहुत हैं, तुम्हारे लिए मुश्किलें हैं जी, लेकिन तुम देश के लिए, तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं। अगर वहाँ मुश्किलें हैं तो देश के लिए काम करो, भ्रष्ट व्यवस्था के लिए काम करो, उखाड़ के फेंको इस भ्रष्ट व्यवस्था को। तो ये जो डिप्रेशन से बने तो अच्छा भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में लग जाओ। हम सब लोग से हम कहेंगे कि उससे सीखो। एक बड़ा दार्शनिक शब्द आया है भरत तिवारी के उस वीडियो से, समाज है तो देश है, देश के लिए एक बलिदान काफी है, पूरे राष्ट्र में संदेश जाएगा, नई आज़ादी आएगी। अब यही जरूरत है जी। सबसे बड़ा संदेश भरत तिवारी का यही है, सबसे बड़ा संदेश आज कि अब ये जो भ्रष्ट व्यवस्था है, ये जो सिस्टम है जी, अब ये जरूरत नहीं है, इस सिस्टम को अब जाना ही चाहिए। और नई आज़ादी का मतलब जो देश आज़ाद हुआ है, वह देश जो अभी तक 75 साल हो गया, ये जो देश सही आज़ाद नहीं हुआ, अब इस देश को सही आज़ादी चाहिए। और यही भरत तिवारी का सबसे बड़ा संदेश है।
जैसे भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद का देश को आज़ाद हमें कराना है, और इसीलिए और ये भरत तिवारी कह रहा है कि हमें नई आज़ादी लाना है। तो उसी श्रृंखला में जो उसने कहा कि ये मत समझो कि एक ही बार भगत सिंह आते हैं, उस श्रृंखला में उसने कहा कि अब नई आज़ादी का ही अब अभियान चलाना पड़ेगा। आप उनके जो भी समर्थक हो पूरे देश में, कि जो भरत तिवारी के लिए अगर आप नई आज़ादी की आंदोलन करेंगे तो निश्चित रूप से बिल्कुल उनकी आत्मा शांति मिलेगी और स्वर्ग में बहुत आनंद से सुख से रहेंगे। उसी तरह से जैसे भगत सिंह चंद्रशेखर दादा जितने राजगुरु वगैरह सब आनंद से रह रहे हैं ना स्वर्ग में, वैसी तरह से भरत तिवारी भी बड़े शांत मन से कि हम जो चाहते थे उसे देशवासी नई आज़ादी के लिए अभियान क्या यह मान लिया जाए सर कि जितना बलिदान, जितनी क्रांति, जितना न्यौछावर देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने किया, अपने आप को किस तरह से जेल की सलाखों में रहे, क्या क्या हुआ, क्या यातनाएं, तो क्या उतना ही बलिदान करना पड़ेगा अभी देश को ठीक करने के लिए? नहीं करना। देखिए भरत तिवारी ने क्या कहा, एक ही बलिदान काफ़ी है जी, है ना, एक ही बलिदान काफ़ी। और ये संदेश जाएगा राज्य में, देश में पूरा फैल जाएगा। इसमें हम देश में आज़ाद हो चुके हैं, मतलब आज़ादी से इसमें कि हमारे पास एक अधिकार मिल गया वोट का, उसमें तो अधिकार नहीं था कि कैसे इन लोगों को हटावें। आज तो वोट का अधिकार मिल गया। आज जनता निश्चय कर ले कि इन सारे पुराने राजनीतिज्ञों को, चाहे किसी भी पार्टी के पुराने नेता हों, सबको हमको हरा देगा और हम एक नई राजनीति खड़ी कर दें। मान लीजिए हो गया कि नहीं? उससे सीख भरत तिवारी के उस कुर्बानी से, एक ही कुर्बानी से और उसका संदेश कि नई आज़ादी चाहिए। अगर हम नई आज़ादी के लिए सारे नेताओं को बाहर कर दें आज तक जितने हैं, क्योंकि सारे भरत तिवारी ने जो बात कही किसी नेता के मुंह से निकला है कि अभी तक नहीं निकला। तो जो उसके मुंह से निकला उसके लिए नई आज़ादी की आवाज़ उठा के सारे नेताओं को हम बाहर कर दें कि नई लोग आवें, नई व्यवस्था है, नए नौजवान आवें और देश को चलाएं। तो क्या ये उसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी? पर्याप्त नहीं है क्या? तो अब तो उतनी आप जो कह रहे हैं कि ये इतने तकलीफ में उठाए, हमको लक्ष्य मिल गया, नई आज़ादी कुर्बानी लक्ष्य मिल गया। अब हम इनको अगले में हर चुनाव में हराते जाए एकदम साफ कि हमें तय कर लगे हमें एक भी पुराने को नहीं रखना, एक भी जातिवादी नेता को नहीं रखना, सब जातिवादी हैं। वो तो कहा गया ये सबके जो सबके लिए सोचे वो नेता चाहिए, हमारा नेता है। जो विकास के लिए काम करे वो हमारा नेता है, जो वादा करे वो मेरा नेता है, उसको हम देंगे। ऐसे लोग जब आ जाएंगे तो नई आज़ादी। भाई अगर आप सब दो चार लाइनों में भरत तिवारी के संदेश को देखें, उसे नई आज़ादी किस लिए चाहिए? पहला कि जो नेता लोग कहें उसको पूरा करें, यही है। दूसरा है कि भाई हम लोग जनता को जो आप कह रही है, जनता जाके भाई विनोद करिए उसको माने जी, कायदे से उसको सम्मान दें, उसको सुने, यही तो करें। तीसरी बात ये कहा कि भाई ये नहीं होगा कि एक एक जाति के लिए अब काम होगा, सभी जाति को लिए काम होना चाहिए, वो हमारे नागरिक हैं, हर नागरिक के लिए काम होना चाहिए, यही तो भरत तिवारी ने कहा। और ये भी कहा कि झूठ मूठ के तुम लोग को सब लोगों को नहीं कुर्बानी मैंने दे दी, अब तुम लोग को एक्शन में देते। और ये भी एक्शन में कहा, ये भी भरत तिवारी ने अपने कहा है कि अगर नहीं काम पूरा करो तो हम बताएंगे। तो वो बताने का मतलब गोली नहीं मार देंगे, बताने का मतलब है चुनाव आएगा, चाहे जब मौका आएगा चुनाव बता देंगे। तो बताने का पावर तो जनता के पास आ गया है। जी हाँ जी। कितना आसान तरीका हो गया बताने का। उसने कुर्बानी करके जगा दिया, अब बता दिया कि बता दो इनको, तो जब मौका मिला बता दो, जिस चुनाव में आए हरा दो। जो वादा किया पूछो भाई मोदी जी आए, मोदी जी बताइए अपना बताइए क्या क्या पूरा किया, नहीं किए हराओ इसको, पटा दो, हो गया, आ गई जी। इतना आसान भरत तिवारी ने चीज़ों को कर दिया कि अब कुछ नहीं, इनको हटाना है, अच्छा बुरा क्या है इसको हटा दो। अब जातिवादी है नेता, जातिवादी कानून बना रहे हैं, सब जातिवादी कानून बनाए, क्यों हम इनको बर्दाश्त करें, इनको हटाओ, सबको बाहर करो, बाहर हो जाएगा सब। ये बहुत बड़ा अब मिल गया। एक जातिवाद पर एक बड़ा हथौड़ा चलाते हुए अब भरत तिवारी को देखा जा रहा है। और अगर उन पंक्तियों को उद्धृत किया जाए और संज्ञान लिया जाए तो कह रहे हैं कि जो सच्चा होता है वो अपना पराया देखता ही नहीं। फिर आगे कह रहे हैं चाहे सामान्य हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक या SC ST। अब ये बताइए, यही तो नया आज़ादी है जी। भगत सिंह ने देखा था क्या जातिवाद, चंद्रशेखर ने देखा था। चंद्रशेखर आज़ाद तो ब्राह्मण थे, हाँ, कभी तिवारी लिखा नहीं, आज़ाद लिखा जी। और क्या वो जितने थे उसमें क्रांतिकारी में, वो हर जात के थे, हर जात थे, हिंदू मुस्लिम सब थे।
कभी उन सबों ने, अगर एक बताइए, क्रांतिकारी होना जी। अपने आप में एक बहुत बड़ा जीवट का काम है। अब उसमें सब इतने बड़े बड़े काम किए। अरे उस जमाने में बताइए, ट्रेन लूट लेना, जी। हाँ, उन ट्रेन लूट लिए सब। हाँ। हाँ, जीवट क्या, ओके, अच्छा, खुशी भी देखिए, मजे की बात है कि उस समय उम्र क्या थी सबकी, 18 साल से लेके 22-23 साल के बीच में थी। 25 से। भरत तिवारी थोड़ा आज के हिसाब से उसने थोड़ा सा डेमोक्रेटिक तरीका अपनाया, वो 28 साल तक पहुंच गया था। जी। लेकिन वो भी तो एक तरह से 28 क्या है, जब हाँ। 22-23 साल तक तो लेकिन सुधरने का इनको मौका दिया, तब अब से वही, अनुरोध करता हाँ, रहा कि अनुरोध करता अब रहा। सुधरेगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा। कब सुधरेगा? अब नहीं सुधरेगा तो ये अब करके अब इनके जो बहरे कान है उनको हम खोलेंगे। जकड़बंदियां आया है, भगत सिंह ने कई बार इसका प्रयोग किया बहुत है। बार कि उन्होंने कहा, जकड़बंदियों को- जगाया कि जब जगेंगे नहीं। उन्होंने ये कहा कि देखिए, एक इसी संदर्भ में आपने अच्छा उठाया, जी। भगत सिंह जब भगत सिंह जी। भगत सिंह ने, जी। बता रहा हूं, भगत सिंह ने जब पार्लियामेंट में गए बम लेके, तो वो बम क्या था, सुतली बम था वो, जी। खाली वो धुआं फेंक सकता था। जी। सब ये लोग तो समझे कि वो असली बम है, हाँ हाँ हाँ। वो केवल धुआं फेंकने वाला बम था। और उन्होंने पकड़वाया अपने को, वहाँ उन्होंने सुतली बम फेंका, जी। खाली धुआं निकल जाए, हंगामा हो जाए, और आराम से बाहर निकले, बाहर पकड़ लिए गए। जी। जी। तो उनको गिरफ्तार भी करवाना था अपने को, हाँ जी हाँ, चाहते तो चले जाते। उसे कौन कहीं जब अपना हैट पहन के पूरा देश भर घूम गए, कोई नहीं पकड़ा, तो वहां से निकलना उनके लिए कौन सी आसान बात। ये भी चाहता तो निकल नहीं जाता, निकल जाता। इसको ऐसे पीछे करके भाग जाता। हाँ हाँ जी हाँ। भरत तिवारी भी जब चाहता भाग नहीं जाता, भाग जाता। तो उसने कहा है ना, उसने पहले ही कह दिया है, पहले ही कहा था। अच्छा, एक बात और है, उसने आप कहीं वो भी कहा है कि मुख्यमंत्री ने इनकाउंटर के लिए आदेश दिया है। जी। और मुख्यमंत्री का ये बताइए, कौन सी व्यवस्था है कि जहां मुख्यमंत्री देता है इनकाउंटर करने के लिए? ऐसी व्यवस्था तो हमने कहीं देखी नहीं जी। कि मुख्यमंत्री, व्यवस्था ये है कि पुलिस वाले देखते हैं अपराधी जो है उनको इनकाउंटर कर दे। अभी बताइए, मुख्यमंत्री उसको इनकाउंटर करने के लिए, तो यह कौन सी नई बात है? चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, ठोक दो, नाप दो, गाड़ दो, लटका दो, जमीन में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, जो जिस भाषा में बोलेगा उसी भाषा में। तो यह तो सीधे सीधे कह ही रहे हैं ना कि इनसे उन्होंने सीखा, इन्हीं से सीखा उन्होंने जी। और इस सारे लोगों को अब इनसे उन्होंने सीखा जी। तरीका, और उस तरीके ने दिखा दिया। उस कुर्बानी ने, भरत सिंह की एक कुर्बानी ने जी। इस पूरी व्यवस्था को उलट दिया है, और हिम्मत नहीं पड़ेगी इन लोगों की, जी। देखिएगा। जी। समझे आपने? जी। अभी ये जो तरीके हैं, इनको नहीं हिम्मत पड़ेगी। अब तो देखते जाइए क्या क्या होता है, बहुत कुछ होगा। अब तो लोगों में, जनता में जागृति आ गई है, जनता जाग चुकी है। अब तो ये भरत तिवारी ने जगा दिया, तो देखते जाइए चीजें पीछे, इन लोग ढकेले ही जाएंगे, आगे कोई नहीं बढ़ पाएगा। जी। इसके मूल में किसको क्या, पुलिस बगैर मुख्यमंत्री के, बगैर डीजीपी के क्या ऐसे कर सकती है, हत्या कर सकती है? संभव ही नहीं है। उस पर कौन सा, ऐसे आदमी को क्यों, आप जो आदमी आपको सरेंडर कर दिया, जी। तो सरेंडर करने वाले आदमी को आप हत्या कर सकते हैं क्या? इस पर सुप्रीम कोर्ट के कितने गाइडलाइंस हैं, पहले दिए। अरे हमारे धर्म शास्त्रों में भी है अच्छा बात। शरणागत हाँ, को। तो हम ना, हमारे नैतिकता के हिसाब से है, न कानून के हिसाब से है, तो भुगतेंगे लोग। और कितने दिन बचा पाएंगे लोग, देखते जाइए जी। कितने दिन बचा पाएंगे। क्या लग रहा है, जो न्यायिक जांच हो रही है, हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज कर रहे हैं, तो ऐसी जांच तो तमाम, आप राजभवन में भी रहे और तमाम जांच आपने बैठवाया, और आप उसमें लीगल उनके एडवाइजर थे, सलाहकार थे गवर्नर के। ऐसी जांचों का क्या होता है, कैसे? ये सारे जांच बेकार है, फालतू, क्योंकि ये तो उसी सिस्टम की ही तो देन है। जी। जो भ्रष्ट सिस्टम में उसका इनकाउंटर हुआ, उसी भ्रष्ट सिस्टम के ही तो लोग सारा करेंगे, चाहे वो जज हों चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हों। शायद कोई निकले, कोई मुझे विश्वास नहीं। उसी सिस्टम का ये पार्ट है ना, लिपापोती करने वाले सिस्टम का। जी। तो यही कर रहे हैं सब। तो वो जो सिस्टम इससे बचा, वही लिपापोती का सिस्टम तो है। और जिसका हम जो आदमी, ये बताइए आप, ये एक ही बात है, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, जी। उन्होंने कहा एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा मैं। जी। एक भी बड़े भ्रष्टाचारी को दंड हुआ क्या? नहीं हुआ। आप बताइए, कितने साल हो गए इनके आए? किसी, अरे वो छोट भैया, ये सिपाही कर्मचारी है, वो बड़े भ्रष्टाचारी एक भी इसका मतलब भारत में 14 के बाद कोई बड़ा भ्रष्टाचारी हुआ ही न नहीं। खाऊंगा न खाने दूंगा। तो भारत में कोई बड़ा भ्रष्टाचारी हुआ ही नहीं आज तक 14 सालों में, जिसको कि सलाखों पहुंचाया जाए फांसी पर। चीन में जी। प्रधानमंत्री के ने तमाम लोगों को, अपने मंत्रियों को फांसी पर चढ़वा दिया।
जी। आपके कोई मंत्री भ्रष्टाचारी हैं? किसी को आपने 14 साल में इतने मंत्री बदले? हुआ ही नहीं कोई भ्रष्टाचारी। योगी जी कोई मंत्री भ्रष्टाचारी हुआ ही नहीं। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कोई मंत्री भ्रष्टाचारी हुआ ही नहीं। ये आप मान सकते हैं? हम और को बात छोड़िए, कोई मंत्री भ्रष्टाचारी है ही नहीं। तो यही लिपापोती सिस्टम है ना। नहीं, कल तक भ्रष्टाचारी था, कल तक अपराधी था, कल तक तस्कर था, जब दूसरे दलों में था। जब इन्होंने गंगाजल छिड़क करके उसको शुद्ध कर दिया तो हम तो कहते मान लो शुद्ध वाले तो हैं, उनके विशेष दया के पात्र हैं, लेकिन जो हैं उनके पास उसमें से कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। सब दूध तो धोए हुए हैं। सब कोई जाके देखिए उनकी कोठियाँ, उनके संपत्ति, उनके ठाट बाट, उनका रहन सहन जाके देख लीजिए। जिनको इनके मंत्री है, चाहे यहाँ का हो चाहे वहाँ का हो। मतलब केंद्र और प्रदेश में कोई भ्रष्टाचारी मंत्री है ही नहीं। मंत्री नहीं, आज तक नहीं, जब तक भाजपा सरकार है आज तक कोई है ही नहीं जी, है ना। तो आप कोई भ्रष्टाचारी नहीं। और वो बेचारा इन्हीं एक उस मैं तो कह रहा था कि ये जो भरत तिवारी कि ये वो वहाँ का एसडीएम है, करोड़पति हो गया जी। और इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। बालू के जितने बालू के ठेके हैं, क्या क्या भ्रष्टाचार के गिनाए तो कम से कम जितना कहिए उतना हमें गिना दे। 100, 200, 400, 500 भ्रष्टाचार। माँ के गर्भ से ना और शमशान तक आदमी की जिंदगी भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते बीत जाती है। मतलब जो माँ के गर्भ में बच्चा है वो भी भ्रष्टाचार से लड़ रहा है। हाँ, क्योंकि शिकार हो रहा है उसका। क्योंकि उसको आप पोषण देना है, सरकार देगी। उसको पोषण नहीं मिला है तो वो वही लड़ रहा है। और शमशान घाट और पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, मकान तकान, टैक्स पैस, गैस चूल्हा, सबके लिए लड़ते लड़ते शमशान पहुंच गया। वहाँ भी शमशान पर, वहाँ भी सम्मानजनक ढंग से उसका मतलब मुर्दा कैसे लड़ता है भ्रष्टाचार से, इनके भ्रष्टाचार से? अब मुर्दा तो आप वैसे तो आध्यात्मिक में नहीं रहता, लेकिन 10-15 मिनट तक रहता है ना, आत्मा घेरती रहती है। हाँ, तो दिखती रहती है ना जी कि वहाँ भी सब सम्मानपूर्ण से जीवन नहीं मरने दे रहे, हमारा दाह संस्कार नहीं कर रहे। मान लीजिए उन्होंने भी देखती हूँ, लेकिन परिवार जन तो चाहते हैं ना कि हमारे जो परिजन है जो जा रहा है उसको सम्मान ढंग से दिया जाए। उसमें भी कभी लकड़ी में चोरी तो टैक्स में चोरी, वहाँ भी टैक्स शायद लगाए हैं, सबके नहीं लगाए हैं। मतलब वहाँ भी आपको सम्मान, कफन में तो टैक्स है। हाँ, वहाँ भी सम्मानपूर्ण ढंग से नहीं है। अरे थोड़ा कम है लेकिन कफन में भी टैक्स है। आप ही बताइए कि वहाँ तो आपको सम्मानपूर्ण ढंग से सरकार की ड्यूटी होना चाहिए, सरकार की व्यवस्था होना चाहिए कि हम उसको सम्मानपूर्ण ढंग से उसको करेंगे। फिर सर्टिफिकेट है, मरने के बाद सर्टिफिकेट के अलग भ्रष्टाचार, उसमें भी जाइए पैसा दीजिए। तो ये तो हमारे देश में तो इस समय माँ के गर्भ से शमशान तक मौलिक अधिकारों से आच्छादित कम से कम 100 भ्रष्टाचार तो इसी में हो जाते हैं। एक आदमी के जीवन में पता नहीं, हम तो 1000 भ्रष्टाचार हो सकता है, अगर कम से कम 100 भ्रष्टाचार को तो उसको हर आदमी को अपने जीवन में गर्भ से आके शमशान तक जाने में झेलना ही पड़ता है 100 भ्रष्टाचार। वो है सरकार जो हमने लोकतंत्र का 75 साल मनाया, और इन्हीं सारी चीज़ों के लिए भरत तिवारी का बलिदान है। और इसीलिए उसको आज के दिन में ही कहूँगा कि महान शहीद आज के दिन में है। हमें उससे तुलना किसी से नहीं करनी है, भरत सिंह से, चंद्रशेखर आजाद से। उसे कितना वो अपने समय के अनुसार महानतम थे आजाद भारत और का। आज के दिनों में ये बलिदानी है, ये सबसे बड़ा शहीद है इस व्यवस्था सिस्टम से जो लड़ने वाला है। आज नए ढंग का ये अपना शहीद है, इतना बलिदानी है। अंतिम सवाल पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी से, जो नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, भरत तिवारी ने संदेश दे दिया अपना प्राणोत्सर्ग करके, अपनी शहादत दे करके। युवाओं में जोश भी है, लोग भी कुछ करना चाहते हैं, और लोगों के मन में यह है कि ठीक है, इसके लिए आर पार का संघर्ष करना चाहिए। मैंने जो देखा है अपने जीवन में, अब तक जो देख रहा हूँ, जो सवाल उठा रहे हैं, एक सोशल मीडिया की बड़ी ताकत है। और अगर देखा जाए तो जो यूट्यूबर हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, बड़ा काम भी यह कर रहे हैं। लेकिन जगह जगह अब गोरखपुर में किसी की हिम्मत नहीं है जो सवाल उठा दे। तमाम अपराध दर्ज किए गए, लखनऊ में है, बनारस में है, जो करेगा उसको फर्जी मुकदमे में फंसा दो। ऐसे में करेगा कौन, सवाल उठाएगा कौन? अब सवाल उठाया तो लग गया SC/ST एक्ट, सवाल उठाया तो सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज हुआ, सवाल उठाया तो अन्य मामलों में उसका खोज करके, जैसे जितने घर गिराए गए उसके पहले तो कानूनगो, लेखपाल, नायब तहसीलदार, SDM सब सो रहे थे। जैसे ही कोई वारदात हुई वैसे ही बुलडोजर पहुंच गया। तो खोज ही लेंगे, खोजना होगा तो खोज लेंगे, कुछ न कुछ निकाल देंगे। व्यक्ति जाएगा कहाँ? फिर आवाज कैसे उठाएं, यह देशवासी जानना चाहते हैं आपसे। देखिए,
भरत तिवारी ने एक संदेश तो दे दिया जी कि नई आज़ादी हमको लाना है। जी ठीक, जी अब नई आज़ादी, अभी तो उद्देश्य ही नहीं स्पष्ट था। अभी क्या उद्देश्य था? भाजपा को लाना है, सपा को लाना है, उनको लाना है, अपनी जात को लाना है। जैसे बिहार में अब भरत तिवारी का हुआ तो कुशवाहाओं ने कहा कि अब हम कुशवाहाओं का कुशवाहा बनाम सवर्ण हाँ, या ब्राह्मण। ब्राह्मण। ये अभी तक तो ये था ना। अब तो स्पष्ट हो गया। अब दूसरा करना है कि हमें अब जाति वाला जो है ये पार्टी को लाना है, इनको बिल्कुल छोड़ ही देना है पहला, चाहे कुछ भी हो। जी दूसरा बात, हमें अब जात के नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है जी जो उन्होंने किया। अब वो क्या मुख्यमंत्री कह रहा है कि जब तक मैं मुख्यमंत्री हूँ कुशवाहों का अंग रक्षक हूँ। कोई अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है और फिर भी वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। संविधान बताइए, मोदी जी अमित शाह से पूछिए, अमित शाह ही इसको बनाए, जी। कि मैं से पूछो कि ऐसे आदमी को तुम मुख्यमंत्री बनाए हो, शपथ लिया है कि मैं भारत के नागरिकों का जी और उसका अंग रक्षक सबका नहीं कर रहा है। क्या कह रहा है कि मैं ये पिछड़ों का या अपने जात के लोगों का हाँ। अंग रक्षक हूँ, हाँ बाकी लोगों का अंग रक्षक नहीं हो। बताइए, और फिर भी मुख्यमंत्री बना हुआ, बैठार से बनेगा और उसकी प्रशंसा भी करें। मंच पर आए गए मोदी जी तो कहेंगे वाह क्या भरत सम्राट जैसा। मैंने मोदी जी तो आएंगे तो भाषण नहीं देंगे कि देखिए मैंने अति पिछड़ों का मुख्यमंत्री बनाया, किसी पार्टी ने आज तक अति पिछड़ों को मुख्यमंत्री 8वीं पास भी नहीं था, मैंने बना करके बना के दिया है कि और अति पिछड़ों मेरे दिल में है, मेरी आत्मा में अति पिछड़े और मैं अति पिछड़ा हूँ। वो कहेंगे मैं अति पिछड़ा हूँ। अब बताइए, इस घटिया तो यही बयान इसी पर- घटियापन को वो नई आज़ादी की में सब ये नई आज़ादी के यही सारे एक से एक बिंदु हैं। ऐसे बिंदुओं पर आप मोदी को मूर्ख कहेंगे, महामूर्ख कहेंगे, या देश की सेहत के लिए सबसे घटिया व्यक्ति कहेंगे? सत्ता का लोभी, सत्ता के लोभ के लिए, सत्ता के लेने के लिए कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, कुछ भी खड़े कर लो, वही इनकी प्रवृत्ति आई है। या तो यूजीसी ला करके जाति जाति में लड़ा करके UGC बच्चों में खून खराबा नहीं, कराना। देश में आप बताइए सारे कानून गलत है। जातिवादी कानून का मतलब क्या है? जैसे समाज में जातिवाद रहता है, अपने वक्त के साथ मर जाता है, जी खत्म हो जाता है। कैसे थोड़ा सा डिफाइन जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये है, वो है, सारी जाति। आगे में भरत सिंह को क्या कौन सी भावना ने प्रेरित किया कि सबके लिए काम कर रहा है? इसका मतलब वहाँ जातिवाद टूट रहा था ना, भरत तिवारी तोड़ा। जी कोई भावना आई होगी ना कि सभी जातियों के लिए काम कर रहा है, जी तो टूट रहा था ना। जी लेकिन जब आप कानून बना के जाति में बांट देंगे, जैसे आरक्षण है तो कानून बना के आपने सामान्य या पिछड़े अति दलित बना के आपने बांटा, फिर आपने ST SC ला के समाज को बांट दिया, कानून से बांटा। जी उसके बाद आपने ये वो ला दिया UGC, अब नौजवानों को, बच्चों को बांट दिया जाति में। जी फिर अब जाति आरक्षण ला के आप हमेशा के लिए जातियों की गिनती करके और जातियों को बता देना चाहते हैं कि तुम इन जातियों के लोग बांट। अब तो आपने अस्थायी रूप से जातिवादी व्यवस्था बना दी। तो जब अस्थायी रूप से आपने जातिवादी व्यवस्था बना दिया है तो अब खत्म होगा क्या? तो अब तो इसीलिए हम लोग तो कर रहे थे कि हम लोग तो एक राजनीतिक रूप से भी इसको उठा रहे हैं जी कि हम लोग तो पार्टी का ही एक राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा भी हम लोगों ने बना दिए हैं कि भाई जी। कोई सभी मिलके सारे लोग अब कोई बहुत सारे पार्टी मिलके कि अब कोई जातिवादी कानूनी देश में न रहेगा और न बनेगा। तो कम से कम जाति समाज के स्तर पर अपने अगर कानून हट जाएंगे तो समाज धीरे धीरे अपने उसको खत्म कर देगी। जैसे भरत तिवारी ने तोड़ा, जी अपने स्तर से तोड़ा ना, ऐसे ही भरत तिवारी का जो संदेश लेंगे ये सारे लड़के और लोग, तो भरत तिवारी जो मानेंगे वो हर गांव में जातिवाद तो खत्म कर देंगे। जी लेकिन अभी कानून को क्या करें? कानून तो रहेगा, कानून जाति बांटेगा। तो अब जो चाहते भी हैं जो लोग भरत तिवारी से प्रेरित होकर कि हम जातियों को खत्म कर दें, वो बेचारे कैसे कर पाएंगे? आपने तो परमानेंट जाति का वहाँ व्यवस्था ठोक ठमा के सब कर दिया कि लाखों साल तक, हजारों साल तक भारत में ये जाति व्यवस्था खत्म ना हो। सवाल हमारा वहीं का वहीं रह गया थोड़ा सा। जो चाहते हैं, भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा है, ऊपर से मुकदमे भी थोप दिए जा रहे हैं, वो अब क्या करें? भूषण जी, बहुत पहले हम लोगों ने एक देश रक्षक बनाना किया था ना, याद होगा आपको? जी देश रक्षकों को हम लोग 2 दिन की ट्रेनिंग देते थे। जी उनको क्या सिखाते थे कि पहले कैसे बोला जाता है, कैसे दरखास्त लिखा जाता है, कैसे थाने बजाया जाता है, कैसे अपराधों के बारे में जाना जाता है, कैसे फ़ोन का नंबर जाना जाता है। एक पूरा एक देश रक्षक की ट्रेनिंग हम लोग दिए, हजारों लोगों को दिए।
जी कि जाओ और देश की रक्षा करो। तो जी। वही सवाल जी। वही है जी कि हमें रक्षा करनी है। रक्षा जी। कैसे करनी है? देश रक्षक बन के, और सब कुछ अवेयर हो जाओ। जहाँ 5 लड़के कहीं भी पहुंचे, कोई भी समस्या हो, 10 लड़के बार बार पहुंचे, देखिए इनके चूल्हे हिल जाएंगे। तो हम मुकदमा करेंगे। मुकदमा करें तो उसी के लिए उनको हम लोग तो तैयार हैं। हम लोग तो हर हाईकोर्ट मैंने कहा दिया कि ऐसे लोगों के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हो गए हैं कि एक बहुत जजेस की, वकीलों की, हर जगह टीम बना देंगे। इन्हीं की भाषा से इन्हीं को जवाब देंगे। वो करें, लड़के आए, देखिए हम लोग उनको बचाएंगे। और हम लोग ने ये भी तय किया इस हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट, जहाँ भी है, उनको बचाने के लिए मुफ्त कोई पैसा नहीं। हम लोग एक बड़ी टीम बना रहे, खड़ा कर दिए हैं। तो आए, ऐसे लड़कों को जहाँ भी कानूनी उन लोगों से परेशान करूँ तो मदद करें। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तकलीफ में उसको कुर्बानी की तो आप कुर्बानी मत करिए, लेकिन 4 कदम तो चलना ही पड़ेगा ना। घर में बैठे तो नहीं बदल जाएगा, तो 4 कदम चलो। तो आप ये कर लो कि हम लोग हर गांव में 5-5, 10-10 की टीम बना लें, और वो टीम जो है हर जहाँ भी विकास का काम हो, वहाँ काम हो, वहाँ रोको टोको। जैसे ये ठोको चला रहे हैं ना, ठोको और ठोक दो, गाड़ दो, लटका दो, और हम लोग रोको ठोको चलाएं। जी इनके ठोको और गाड़ो के मुकाबले में रोको और टोको। जी टोको और रोको। हाँ। तो भाई हम नहीं होने देंगे गलत काम। तो मिलावट कर रहे हैं बालू में, खाली बालू से प्लास्टर कर रहे हैं, तो हम तो नहीं होने देंगे। बुलाओ अपने अधिकारियों को, तो रोको टोको चलाए नौजवान। अगर 5-5 लड़के भी तैयार हैं और रोको टोको चलाना, तो देखिए आधा भ्रष्टाचार तो गाँव से भाग ही जाएगा। समझे आपने? तो इस तरह एक के बाद एक हम बनाएंगे, लेकिन हर जगह टोली तो बना के अपना ताकत। जो दोस्तों, जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर टोको टोको। यह क्या हो रहा है, इसको नहीं होने देंगे, ऐसे करो, और फिर उसको रोको जनतांत्रिक तरीके से। नहीं करेगी। अच्छा, हम लोग ने भारत परिषद में थे आप जी, तो ये अधिकार भी मिला था, सुधारो वरना। नहीं, पहली बार भारत उत्तर प्रदेश सरकार से जी। हम लोगों ने भारत परिषद के लोगों को अधिकार दिया गया था कि आप जहाँ भी भ्रष्टाचार में घोटाला हो यही करिए। जी, कानून मतलब शासना देश है, जी। लेकिन अब वो उस समय अच्छे अधिकारी थे, दे दिए। बाद में भ्रष्टाचारी आ गए, तब उन्होंने वापस ले लिए। तो वही रोको टोको बस शुरू कर दिए। अब रोको टोको अगर शुरू हो गया ना, तो भाग खड़े होंगे। जी। तो दोस्तों, यह रहा, भरत तिवारी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जो संदेश दिया है उस पर आगे बढ़ाना है, और फिर नए देश और नई राजनीति की परिकल्पना को साकार करना है। रुकना नहीं है, नई आज़ादी लाना है। नई आज़ादी लाना है। तो हम थे श्री चंद्रभूषण पांडे जी के साथ, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत बधाई।